आइए हम लोग एक नए टॉपिक को लेके चलते हैं करंट अफेयर्स में। देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में क्या देखा था कि हम लोगों ने 26 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की घटनाओं को कवर किया था और अब हम इस लेक्चर में 15 अप्रैल से पहले की घटनाओं को कवर करेंगे। एक और चीज़ है कि कल आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा तो समझ में भी आया होगा कि मैं ट्रेडिशनल टॉपिक के साथ साथ उसमें मतलब करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल टॉपिक को भी कवर करने का आदमी प्रयास कर रहा है ताकि आप लोगों को काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो जाए। पता चला कि आप लोगों ने पढ़ा कि सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति हुई है तो थोड़ा सा आप लोग सीबीआई के बारे में भी जान जाइए। इससे क्या होगा कि आप ट्रेडिशनल प्लस करंट दोनों एक साथ मिक्स करके पढ़ सकेंगे। इसी हिसाब से आपको पीडीएफ दिया भी जा रहा है और बनाया भी गया है। अब चलिए एक टॉपिक पे शुरू करते हैं। आप लोग हमेशा यूज़ करते होंगे पीडीएफ, जैसे आपको पीडीएफ हम शेयर भी करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो उस पीडीएफ के जो इन्वेंटर थे वो जो डेवलप किए थे चार्ल्स गैस्के का निधन हो गया है। ये क्या थे? एडोब कंपनी, जो आप लोग हमेशा एडोब जो एक कंपनी है और हमेशा उसका सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो उसके संस्थापक भी थे। इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जानते हैं जब कभी भी कोई इन्वेंशन जो इन्वेंटर होता है अगर उसकी डेथ हो जाती है, नोबल विजेता होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो हमेशा एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि नागालैंड है हमारे देश का, जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है नागालैंड, वहाँ उसकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे रहने के कारण क्या है, यहाँ पे प्रवासियों की समस्या है। यहाँ पर प्रवासी क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। इससे वहाँ की डेमोग्राफी में परिवर्तन आने लगा है, जिसको लेकर वहाँ के लोग काफ़ी उसको लेकर आंदोलन चला रहे हैं। विद्रोही समूह भी हैं, NSCN वगैरह। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नागालैंड सरकार ने क्या किया है, एक परामर्शदात्री समिति बनाई है। वो क्या करेगी, जो जैसे NRC है असम की, उसी तरीके से ये भी एक अपना रजिस्टर बना रहे हैं अपने यहाँ के निवासियों का। इस रजिस्टर का नाम है RIIN, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इनकी एक सूची बना रहे हैं और उस सूची से जो लोग बाहर होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस जो RIIN बना रहे हैं, जो रजिस्टर बना रहे हैं, रजिस्टर के लिए एक जो समिति बना रहे हैं जो इनको रिकमेंडेशन देगी सरकार को, ठीक है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि NRC की तर्ज पे निम्नलिखित में से किस राज्य में NRC के तर्ज पर रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, तो नागालैंड, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अभी क्या है, एक दवा आई है MK-4482, यह एंटीवायरल दवा है। ये कोविड, कॉमेडी गलत लिख दिया है, कोविड, ये कोविड के उपचार के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो इस दवा का नाम याद रखिएगा, MK-4482। देखिए जो चीज़ें हिंदू कवर करता है, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर कवर करता है तो कहीं ना कहीं वो UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे, देखिए 2 ही 3 अखबार पढ़े जाते हैं अच्छे, जिनके एडिटोरियल अच्छे होते हैं या न्यूज़ बहुत अच्छी मानी जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में। एक होता है द हिंदू, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया। तो MK-4482 को एक नई एक उम्मीद जगी है। ये एक दवा है। अभी तक तो वैक्सीनेशन पर काम चल रहा था, कुछ दवाओं पर काम चला, जैसे रेमडेसिविर के नाम सुन रहे होंगे, आजकल बहुत शॉर्टेज है। उसी तरीके से इस दवा को इन्वेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये ज्योग्राफी अगर आप देखे होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें मैपिंग करिएगा तो आप देखे होंगे ये यूक्रेन का पोर्शन है। यूक्रेन के नीचे एक प्रायद्वीप है जिसको कहते हैं क्रीमिया। क्रीमिया पर अभी 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया। अब क्रीमिया से लगा हुआ एक समुद्र है, सी ऑफ अजोव, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर यूक्रेन जाने का पूरा मार्ग है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ कर्च है, आप लोग पढ़े होंगे जल संधि, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च को लेकर अभी एक निर्णय दिया गया है रशिया की तरफ से कि अक्टूबर 2021 से अन्य देशों के जो युद्धपोत हैं और गैर वाणिज्यिक जहाज़ हैं, जैसे मिलिट्री जहाज़ वगैरह, उनको पूरी तरीके से इन्होंने बैन कर दिया है रशिया ने। तो ये मैप जरूर ध्यान दीजिएगा कि, और ये स्ट्रेट ऑफ कर्च किसको किसको जोड़ेगा, काला सागर को अजोव सी से, काला सागर को अजोव सी से जोड़ेगा। और ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। और इधर रशिया है और ये है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव,
ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैपिंग भी देख लीजिएगा। और इधर ये भी लिखा देख लीजिए आप, 2014 में रशिया ने इसे क्रीमिया को अपना क्षेत्र घोषित कर लिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं रशिया पर तमाम तरीके के बैन लगाए गए पश्चिमी देशों द्वारा, और आज भी G8 से हटाकर G7 बन गया। G8 से रशिया को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब G7 बोला जाता है इसी संदर्भ में। तो ये हो गया। अब आइए बात करते हैं अब देखिए क्या होता है कि वायुसेना के जो कमांडर हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो आप उसकी थीम क्या है? रीओरिएंटिंग द फ्यूचर। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए इसके बारे में लिखा हुआ था। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलेगा कि वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और थीम क्या है? तो रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। अब सीबीआई के बारे में आपने सुना होगा। तो सीबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे रणजीत सिन्हा, काफ़ी विवादित भी रहे, लगभग 2016 के आसपास में ही रहे हैं सीबीआई के डायरेक्टर ये हैं। तो उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो रणजीत सिन्हा काफ़ी फेमस रहे थे जब सीबीआई में था, तो उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे थे। उनका निधन हो गया। बेसिकली ये जमशेदपुर में के पैदाइश थे। अब सुनिए समझिए। तो अब ये सीबीआई के थे, तो थोड़ा सीबीआई के बारे में जान लीजिए। तो जो सीबीआई है ये क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका काम क्या है? जितना भी देखिए इसके कुछ कार्यों को समझ लीजिए। एक तो ये भ्रष्टाचार का जांच करेगा, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उसको जांच करेगा। दूसरा सीवीसी द्वारा जिनके ऊपर कार्रवाई मतलब जांच करनी है, सीवीसी क्या करता है? प्रशासनिक अधिकारियों, कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो सीवीसी जांच करता है। तो सीवीसी स्वयं जांच न करके सीबीआई को देता है। उसके बाद गबन, धोखाधड़ी, सामाजिक अपराध, इस तरीके की जमाखोरी, इस तरीके के चीज़ों का जांच करेगा। कब बना है सीबीआई? तो 1963 में बना है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनाया गया था 1949 में, लेकिन प्रॉपर इसको 1963 में वर्तमान ढांचा जो हम देखते हैं वो 1963 में बनाया गया है, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही लीगल बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी क्या है? ना ही इसका संविधान में उल्लेख है, ना ही इसके लिए कोई कानून विशेष तौर पर बनाया गया है, ठीक। और क्या करती है सीबीआई? तो सीबीआई का मेन काम क्या हो गया कि धोखाधड़ी, गबन, इस तरीके के मामलों की जांच करना। उसके बाद जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है कि जो सीवीसी भ्रष्टाचार के जो आरोप किसी अधिकारी पे लगते हैं, जो सीवीसी इनको ट्रांसफ़र करती है, उसकी जांच करना। तीसरी चीज़ क्या होती है? जो गंभीर आतंकवादी या इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं उनकी जाँच करना। और इंटरपोल से सहयोग करना, ठीक है। इंटरपोल सीबीआई से ही सहयोग करती है। और सीबीआई बनी किसके तर्ज पे है? एफबीआई के तर्ज पे है, जैसे अमेरिका में है। और ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आइए, एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे के सुब्बा राव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये मेडिकल साइंटिस्ट थे और रेडियोलॉजिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फेसबुक ने, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसके लिए फेसबुक ने एक समझौता किया है भारत से कि भारत से खरीदेगा और ग्रिड में सहयोग करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रिड है, ग्रिड लिखा है, ग्रिड में सहयोग करेगा। इसके लिए समझौता हुआ है किसके साथ? फेसबुक के साथ। तो पहली है कि ऐसी सोशल मीडिया साइट है जिसने इस तरीके का सहयोग किया है, भारत के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है रॉयटर्स का, जिसमें ये दिया है कि फेसबुक साइन रिन्यूएबल एनर्जी डील इन इंडिया। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है ये आप लोगों को पता ही होगी, कि उसको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आइए, थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी बहुत चर्चा में रहती है, हर समय आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा देख लिया जाए इसको कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। तो ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर ना हो, ठीक है।
प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हो, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायो एनर्जी। इस तरीके की जो एनर्जी हम पाते हैं, इनसे जो हम एनर्जी पाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है, यह कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि प्राकृतिक तौर पर यह उपलब्ध है, बराबर सूर्य की रोशनी हमको मिलनी ही है, हवा चलनी ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो गैर परंपरागत है, जैसे थर्मल वगैरह हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी एक लिमिटेशन है, एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा के ओर हम लोग ध्यान केंद्रित अपना कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जाओं को शामिल किया जाता है, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नेचुरल गैस और कोयले की जो भंडार है एक सीमित रूप में है और उनका पुनर्भरण भी नहीं किया जा सकता। तुरंत वो मान लीजिए ख़त्म भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं 2-4 साल में फिर से जनरेट होके आ जाएगा, उसको तो लाखों करोड़ों साल लगता है, ठीक है। उसके बाद इन जो फॉसिल फ्यूल जो हम लोग कोयला और पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, CO2, मेथेन, ये सब गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का जो स्तर है बढ़ता है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। मेन डेटा हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट सेट किया है उसमें क्या है कि 2030 तक बिजली उत्पादन में, जैसे 100% की बिजली उत्पादन हो रही है, उसमें 40% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा की होनी चाहिए, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा की। दूसरी चीज़ क्या है, 2022 तक हमें 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करनी है। 175 गीगावाट, ये टारगेट याद रखिएगा, आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी समय देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें से भी 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में से भी आपको सोलर एनर्जी 100 गीगावाट, विंड एनर्जी आपको 60 गीगावाट और बायोमास एनर्जी आपको 10 गीगावाट और पन बिजली परियोजना यानी जो हाइडल प्लांट है वो 5 गीगावाट के क्षमता हमको बनानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे बनानी है, सोलर एनर्जी पे। इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था 2016 में, भारत उसमें लीडिंग रोल में है, ठीक है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत में ही है, गुड़गांव में है। और अभी करंट की सिचुएशन देखते हैं, 2018-19 का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो जो थर्मल एनर्जी से हमारी टोटल एनर्जी का 63% आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल हमारा 21.12% ही आ रहा है। तो इसी 21.12% को हमें 40% तक ले जाना है। तो आप लोग आराम से घर पे जब बैठिएगा, PDF देखिएगा, तो आपको इसमें क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी, क्यों आवश्यकता है इसकी और भारत में क्या स्थिति है, तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो आपको अन्य किताब वगैरह में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं कि कई कंपनियां होती हैं, जब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो उसका क्या है, ब्रॉडकास्टिंग राइट वगैरह लेने के लिए होड़ लगती है जिसमें पैसा दिया जाता है, जैसे IPL का। तो उसी तरीके से भारत में जो प्रो कबड्डी लीग हो रहा है, इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, प्रसारित करने का सारा राइट है, वो किसके पास जा रहा है, स्टार इंडिया के पास जा रहा है। स्टार, ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा हुआ पूरा आर्टिकल है इस पर। तो ये UPPCS अगर आप दे रहे हैं तो उसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें अक्सर पूछ लेता है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको दिया गया, कौन इसका स्पॉन्सरशिप ले रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, अभी एक रिपोर्ट आई है, हमारी उस पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्लाइमेट चेंज का कुछ राज्यों पर, भारत के कुछ राज्यों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वो 8 राज्य इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो ये नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक भारत का जारी करता है। और उसने ही बताया है कि ये जो 8 राज्य हैं, झारखंड, मिज़ोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने का वो क्या कहते हैं आपका चांसेस हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का। तो इसीलिए ये 8 राज्यों को ध्यान रखिएगा। और कौन जारी किया है इसको, तो इसको जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक। कहीं आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मत लगा दीजिएगा। जो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, जो कि, और ये नहीं कि आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लगा दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अब आइए, अभी महिलाओं का रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? तो कजाकिस्तान में हुई है। कजाकिस्तान का कौन सा शहर? तो अलमाटी। अलमाटी में अभी एक एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है महिलाओं की, उसमें 4 महिलाएं भारत की जो रेसलिंग में गोल्ड पाई हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं? तो एक तो फोगाट घराने की विनेश फोगाट, ठीक है, ये 53 किलोग्राम वाले श्रेणी में पाई हैं। फिर अंशु मलिक हैं 57 किलोग्राम वाले में, और दिव्य काकरन है ये 72 किलोग्राम वाले में, और सरिता मोर हैं ये 59 किलोग्राम वाले श्रेणी में इनको गोल्ड की प्राप्ति हुई है। तो आप लोग के एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है? तो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अलमाटी जो ज़िला है, ठीक है। कौन कौन उसमें पाया था? तो 4 महिलाओं को मिला है। कौन कौन? विनेश फोगाट, अंशु मलिक, दिव्य काकरन और सरिता मोर। और किस श्रेणी में मिला है? तो 53, 57, 72 और 59 किलोग्राम की श्रेणी में इनको गोल्ड मिला है, ठीक है। अभी एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। देखिए, भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमज़ोर है। हम अपनी टोटल जीडीपी का 2.5% भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को अगर मिला लिया जाए तो जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक और रिपोर्ट आई है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य, रूरल हेल्थ के सेक्टर में 76.1% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर। कितने? 76.1%। आप सोचिए कि इतनी कमी होने के बाद भी कैसे कोविड से लोग जूझ रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट आई थी, तो इसको ध्यान में रखिए। कितने परसेंट? अराउंड 76%। और वर्तमान में कितने सामुदायिक चिकित्सालय हैं? तो 5183 सामुदायिक चिकित्सालय मौजूद हैं देश में, ठीक है। अब आइए, आरबीआई ने क्या किया है? जो अब आरबीआई ने रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी RRR 2.0 का अध्यक्ष राजेश्वर राव को बनाया। ये डिप्टी गवर्नर भी हैं आरबीआई के। तो RRR क्या है? देखिए, आरबीआई का काम क्या है? सारे के सारे बैंकों के रेगुलेशन को देखना, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। लेकिन आरबीआई के अंतर्गत भी कई रेगुलेटरी बॉडी हैं। उस रेगुलेटरी बॉडी की हेल्प करने के लिए RRR 2.0 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है कि रेगुलेशन वाली जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर का बर्डन कम हो जाए, और जब बर्डन कम हो जाएगा तब कार्यों में और दक्षता आ जाएगी। इसी संदर्भ में RRR को बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। कभी हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले आपसे एग्जाम में। तो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया है वो राजेश्वर राव को बनाया गया है। यह हालांकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी वर्तमान में हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अपने से निकाल के आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत बात पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ पाएंगे तो बताइएगा, तो हम बता देंगे उसको, ठीक है। अब आइए, एक चैलेंज निकाला गया, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, 17 अप्रैल को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्या है? ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। स्मार्ट सिटी योजना सरकार की चल रही थी, जो बनाई थी सरकार ने 2015 में, जो स्मार्ट सिटी योजना लाए थे, उसी के अंतर्गत हमने एक चैलेंज लाया कि ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, स्मार्ट सिटी में खाने का चैलेंज। तो कैसा खाना होना चाहिए? तो देखिए, PIB से है। इसको पहले तो लाया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। क्या है इसमें? ईट सिटी में क्या है इसके तहत? कि आपको जो खान पान संबंधी व्यवहार और आदतों का अच्छा माहौल बनाना, हेल्दी फूड खाने का जो एक कल्चर डेवलप करना, मतलब अच्छी चीज़ खाइए, जंक फूड से दूर रहिए, ठीक है। तो ये है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। स्मार्ट सिटियों में अच्छे खाने खाने की आदत डालिए। दूसरा चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जितने भी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो भी, वो क्या हो? सुरक्षित हो, कम खर्चे की हो, वहनीय हो, आरामदायक हो और विश्वसनीय हो। तो इस तरीके का एक चैलेंज निकाला था 17 अप्रैल को। किसने? आवास और शहरी मंत्रालय ने, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है
लेकिन ऐसा शहर जहाँ हर चीज़, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका क्या कहते हैं स्कूल हो, हर एक चीज़ की एक कनेक्टिविटी बहुत उचित होनी चाहिए, सीवेज सिस्टम बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की एक पैरामीटर बनाया और इसी के तहत 100 शहरों का चयन किया गया था। तो ठीक है, तो इसी बात को इसमें पूरा दिया है और आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो पूरा स्मार्ट सिटी का पूरा आर्टिकल आपको इसमें दिया है। जैसे क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा आपको बढ़िया मिले स्मार्ट सिटी में, पर्याप्त जल आपूर्ति हो, हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, निश्चित विद्युत आपूर्ति, ठीक है, ठोस अपशिष्ट का सही निपटान हो जो आपका वेस्ट होता है। उसके बाद नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा, ठीक है। फिर पर्यावरण को लेकर टिकाऊ पूरा पर्यावरण हो, ठीक। उसके बाद हर जगह आईटी कनेक्टिविटी हो और किफ़ायती आवास हो, खासतौर में गरीबों के लिए। इस तरीके का मेन बुनियादी ढांचा हमको बनाना था स्मार्ट सिटी में। उसी के तहत केंद्र सरकार हर राज्यों में कुछ स्मार्ट सिटी का चयन की, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ही हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए प्रत्येक स्मार्ट सिटी को कितना रुपए केंद्र सरकार देती है? 500 करोड़ रुपए देती है, ठीक। और 500 करोड़ में इन सब चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए एक बात और भी आप लोग जानिएगा, जैसे पुरानी योजना हो गई, स्मार्ट सिटी हो गई, NRLM हो गई, या फिर आपका कौशल विकास हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया, अब वो एक आपका ट्रेडिशनल पार्ट है। और ट्रेडिशनल पार्ट होने के नाते आपको क्या करना है कि उसको और अच्छे से पढ़ना है। कभी भी एग्ज़ाम में आपको मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो दिख सकता है। अक्सर आप देखे होंगे, चाहे योजनाओं में देखेंगे तो एसे में पूछ लेता है, एसे में तो मस्ट होता है, एक न एक योजना पूछ लेता है, चाहे नई पूछ ले चाहे पुरानी पूछ ले। अब आते हैं, एक अभी हुआ है जेंडर संवाद इवेंट हुआ है, जेंडर संवाद इवेंट। तो जेंडर यानी लिंग, जो लिंग असमानता है, महिलाओं के प्रति जो गलत तरीके की भावनाएं हैं, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये इवेंट किया गया था। और इसे किया कौन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जेंडर संवाद इवेंट कौन करेगा? आपके दिमाग में आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नहीं, इसको किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता चला एग्जाम में MCQ में पूछा तो फंस जाएंगे आप लोग। इसको तो आप पढ़ लेंगे कि जेंडर संवाद इवेंट हुआ था, लेकिन कौन लॉन्च किया, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको कौन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। किस आधार पर किया है? तो देखिए हमारे यहाँ 2 योजनाएं चलती हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन दोनों योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए संवाद में आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिकली बात है, जेंडर संवाद में क्या करेंगे? तो महिलाओं की हर जगह भागीदारी बढ़ाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्री सेक्टर में, क्या कहते हैं आपको इंडस्ट्रीज़ में, हायर एजुकेशन में, समझे? हायर एजुकेशन के बाद क्या है, स्कूल में इनरोलमेंट के मामले में, इन सब जगहों पर। उसके बाद स्वावलंबी बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए बात की जा रही है। तो इस चीज़ों में बात करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक SHG कंसेप्ट होता है। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें कुछ महिलाएं आपस में मिलकर मिलती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, उसमें उनको फंड मिलता है और अपना वो स्वरोजगार के लिए क्या करती हैं, कोई पापड़ बनाने की इंडस्ट्री बना दी, इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस पर बात की गई है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो महिलाओं के संदर्भ में इसमें बात की गई, उसके बाद कौन सा मंत्रालय इसको लॉन्च किया और किन बातों पर ध्यान केंद्रित थी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के जितने भी मुद्दे होंगे, अगर कुछ क्वेश्चन अभी आ भी जाता है तो ऑल ऑफ द एबव होगा, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, चाहे इंडस्ट्रीज़ हुई, हर जगह के लिए उसमें बात की गई है, ठीक है। अब देखिए वित्त मंत्रालय ने क्या किया, अभी एक योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एक इन्होंने योजना लाई थी। कब लाई थी? कि जब पिछली बार कोविड के समय में पिछले साल आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी गई, उसी के तहत इसको लाया गया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये स्कीम की पूरी वो है, आपको फीचर्स दिए हुए हैं। अब इस पहले एक चीज़ बता दूं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो उस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया अभी हाल में।
ठीक है। अब ये क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब एक सामान्य सी बात आप समझिए कि कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों पर कर्ज है, कर्ज होने के कारण क्या है, उनका प्रोडक्शन गिर गया, ठीक है, अब वो बैंकरप्ट हो सकती हैं। इसी संदर्भ में सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, आपके ऊपर लोन है मान लीजिए 100 करोड़ का, तो आप उसके 20% अपने लोन अमाउंट का 20% यानी 20 करोड़ का आप और सरकार से लोन ले लीजिए, ताकि आप अपना लोन चुकता करते रहिए और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए रखिए। इसी के तहत ये योजना लाई गई थी। तो पहले क्या है, कुछ सीमित क्षेत्रों में स्कीम लाई गई थी, लेकिन उसके जैसे मुद्रा योजना के तहत इसको रखा गया, MSMEs के लिए दिया गया, व्यावसायिक उद्यमों के लिए दिया गया। अब इस स्कीम को और आगे बढ़ाकर दे दिया गया है, हेल्थ सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया। और इसमें क्या है, जो सरकार ऋण दे रही है आपको, आपकी जैसे आपकी कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का लोन है, उसके 20% पे अगर लोन दे रही है तो वो 6 साल के लिए दे रही है, जिसमें आपको 2 साल तक उसका किस्त या जो प्रीमियर है उसको भरना ही नहीं है प्रीमियम को, ठीक है। तो इसी के तहत ये छूट दी गई है और इसमें अब हेल्थ सेक्टर को शामिल किया गया। क्यों किया गया? हेल्थ सेक्टर की बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत कमज़ोर हो गई, उन्हें क्रेडिट की ज़रूरत है, क्रेडिट का मतलब ऋण की ज़रूरत है, और इस ऋण की ज़रूरत के मद्देनज़र इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी फंड के तहत उसको भी शामिल कर लिया, ठीक है। और इस पूरी की पूरी योजना को क्रियान्वित कौन करता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनीज़, ठीक है। ये कंपनी बनाई गई है सरकार की तरफ से, वो गारंटी प्रदान करती है कि और एक चीज़ और है इसमें बहुत विशेष बात, कि सरकार अगर आपको ऋण देती है या बैंक ऋण देगा तो उसमें कोलेट्रल नहीं लगेगा। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि आप जो गिरवी रखने वाली बात, तो गिरवी कोई भी चीज़ आपको नहीं रखनी है। आप देखे होंगे जब आपका बैंक आपके यहाँ मान के चलिए कि FD होती है 10 लाख की, तब उस पर आपको 6 लाख का लोन दिया था, यानी आपकी 10 लाख की FD क्या हो गई है, गिरवी रख दी गई है बैंक के पास। तो इसमें कोलेट्रल यानी गिरवी नहीं रखा जाएगा, इसमें ऐसे ही दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी गारंटी कौन लेता है? इसकी गारंटी लेगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ठीक है। अब आइए एक नया टॉपिक है कि तुर्की ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर लिया। बड़ा आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक ऑनलाइन मुद्रा है, आभासी मुद्रा, ठीक है, जिसमें क्या है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया गया है। अब इसको बनाया कौन है? सतोशी नाकामोतो 2009 में इसको बनाए हैं, बिटकॉइन के रूप में इसको आप जानते हैं। क्योंकि क्या है, इसमें समस्या है, सरकार का कोई रेगुलेशन ही इस करेंसी पर नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन आप खरीदेंगे बेचेंगे, इसमें कोई रेगुलेशन ही नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं है। अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही बढ़ती घटती है। पता चला आज एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 10,000 रुपये है, कल हो सकता है 2 रुपये हो जाए और परसों 25,000 रुपये हो जाए। तो इस जो वल्नरेबिलिटी है और देश के जो हमारे नागरिक हैं उनका कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कई देश क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का और डिटेल आपको पढ़ना होगा तो इस PDF में है कि क्यों खतरनाक है। जैसे सुरक्षा के लिए भी प्रॉब्लम है। कैसे सुरक्षा के लिए? आतंकवादी अब मान लीजिए कि टेररिस्ट हैं, उनको कोई खरीद फरोख्त करनी है हथियारों की, तो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं और कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। उसका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नहीं पकड़ पाएगा। उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कहाँ रेगुलेट करेंगे। आज यहाँ है, आज पता चला भारत से ही ट्रांसफ़र हो गया US में, अब कहाँ आपका रेगुलेशन जो जुरिस्डिक्शन है वो तो केवल भारत में ही है, अमेरिका में कैसे पकड़ेंगे। इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही है बिटकॉइन को लेके। तो काफ़ी देश इसको बैन किए हुए हैं। भारत ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी किया था कि ये खतरनाक है, इसमें पैसा ना लगाओ, सरकार इसकी कभी गारंटी नहीं रहेगी। करेंसी की भी तो एक खासियत है कि आपके जो रुपया है वो रुपया इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि सरकार उसकी गारंटी लेती है कि ये 10 रुपये है तो 10 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। अब आइए एक बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और इसका जो शीर्षक है वो माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक की एक बुक है, माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक वाली। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो 55% महिलाएं हैं वो अपनी मर्जी से पूरी तरह से सशक्त हैं। 45% महिलाओं को कोई भी आज़ादी नहीं है, वो अपनी मर्जी पर, अपनी बॉडी पर वो स्वतंत्र नहीं है। इसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट दी गई है। और बताया गया है कि जो विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में लगभग 50% महिलाएं अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती हैं, ठीक है।
कि उनको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, इस तरीके का निर्णय वो करने में अक्षम है। वही बात यहाँ पर आपको दी जा रही है। अब एक बात और समझिए कि ब्रिक्स की भारत में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स का संगोष्ठी यानी सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ब्रिक्स का क्या है? आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उससे जो हानि हो सकती है, उस संदर्भ में एक संगोष्ठी हुई है भारत में ब्रिक्स की। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। तो पहले 2009 में ब्रिक बना था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर जाके 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ, तब ये बना ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका हर साल सम्मेलन होता है और कई तरीके के सम्मेलन होते हैं। जैसे क्या होता है, कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ब्रिक्स के कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखते हुए। अच्छा, ये जो 4 देश हैं विश्व के 30% से ज़्यादा इकॉनमी रखते हैं, ये जो 5 देश हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ब्रिक्स, इसका नाम है जैसे ब्रिक्स एक संगठन है, तो इसका जो मेज़बानी होती है कि कौन अगला मेज़बानी करेगा ब्रिक्स संगोष्ठियों का, ब्रिक्स सम्मेलन का, तो ये इनके नाम के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए पिछले साल रशिया में हुआ 2020 में, तो अब अगला 2021 के सारे सम्मेलन कहाँ होंगे? इंडिया में। और 21 के बाद 22 में कहाँ होंगे? चाइना में, और उसके बाद 23 में कहाँ होंगे? साउथ अफ्रीका में। इस तरीके से ये रोटेशन में चलता है। तो इसको तो याद करना सबसे आसान है। एक बार आप जान गए तो उसके बाद आप जोड़ दीजिए कि अच्छा अगले साल कहाँ होगा, कहाँ होगा। तो इस साल सारे के सारे ब्रिक्स समिट आपको भारत में देखने को मिलते हैं। ब्रिक्स में कितनी कंट्रियाँ हैं? 5 कंट्रियाँ हैं। और देख लीजिए कि कब बना है? 2009 में बना है। ठीक है, और यूपीएससी देने वाले खास तौर पर ध्यान रखें कि जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो करंट नहीं, ट्रेडिशनल वे में भी, जैसे जो चर्चा में रहेंगे करंट में, तो उसके ट्रेडिशनल पोर्शन को वो पूछ सकता है। ब्रिक्स तो डायरेक्टली वो पूछा था 2014 यूपीएससी में, और उसमें यही पूछा था साउथ अफ्रीका, केवल जो ईयर है कि साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, कब नहीं हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे क्वाड हो गया, ठीक है, क्वाड हो गया। उसके बाद जो इंडो पैसिफिक में जो स्मॉल आइलैंड वाला ग्रुप है वो हो गया। ठीक है, वाना हो गया, मेना हो गया। इस तरीके के ग्रुपों को विशेष तौर पे आप लोग नेट से निकाल के ही बल्कि पढ़ लीजिएगा। अब आइए, इसरो ने क्या किया है? फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। किसके लिए? गगनयान के लिए। गगनयान क्या है? ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, कब पहुंचाया जाएगा? तो 2022 में। अब 2022 में कितने मानव को पहुंचाएंगे? 3 आदमियों को भेजा जाएगा। 4 से 5 दिनों के लिए हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये भारत का पहला मैन मेड प्रोग्राम है जिसमें मानव जाएगा। और इसके बारे में और डिटेल आपको, जैसे इसमें क्या होगा, 2 मानव, 1 मिनट, इसमें क्या होगा, इसको 2022 में ही क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसकी और डिटेल आपको देखनी होगी तो PDF में आपको मिल जाएगा। अब आइए, एक संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट निकाली है, फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? 49वीं। और इस सूची में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 120वें। एक बात और याद रखिएगा, मतलब फेसबुक जो फेसबुक की हम यूज़ करते हैं उसके तहत इसको लिया गया है। ठीक है, कि कितने यूज़र के हिसाब से और इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से। और 49वें स्थान पे भारत के साथ कौन है? तो थाईलैंड है। अच्छा, कल हमने बताया था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक था? 142वां। और कुछ बताया था हमने, और बताया था कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक था? तो 87। तो रैंक को एकदम रटे रहिए अगर UPPCS देने जा रहे हैं। अगर UPSC देने जा रहे हैं तो कौन लॉन्च कर रहा है, ये रटे रहिए। अब आइए, बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है ये पिछले, अगर आप IR पढ़ेंगे तो IR का समझ लीजिए
20 सालों का ये मुद्दा रहा है पढ़ने वालों के लिए। तो अमेरिका क्या कर रहा है, फाइनली 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अपनी और नाटो की जितनी सेना है उसकी पूरी वापसी करा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2001, अब ऐसे समझिए, इसको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं कि जब कोल्ड वार हो रहा था, कोल्ड वार के टाइम में क्या हुआ कि विश्व 2 धड़ों में बटा रहा, एक तरफ पूंजीवादी देश, एक तरफ समाजवादी देश। तो एक तरफ का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और एक तरफ का यूएसएसआर कर रहा था। तो सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच को बनाने के लिए 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया, अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया। अब इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका को भी समस्या हुई, क्योंकि इसको भी अपने यहाँ प्रभुत्व बढ़ाना था। इसी संदर्भ में क्या है, इसने पाकिस्तान को प्रोवोक किया और पाकिस्तान को प्रोवोक करने के पश्चात पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसने वहाँ पर एक ग्रुप बनवाया, तालिबान। 1990 के दशक 90 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया और यूएसएसआर की वापसी हो गई, तो वहाँ पर एक ग्रुप बना तालिबान, और तालिबान के माध्यम से वहाँ विद्रोह कराने लगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 96-98 आते आते आधा अफ़गानिस्तान तो तालिबान ने कब्जा कर लिया और वहाँ थोड़ी समस्याएं आ गई। अब चूंकि यूएसएसआर टूट ही चुका था तो अमेरिका का अब क्या है रोल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंशन रहा नहीं। दूसरी तरफ क्या होता है, 2001 में क्या होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है, तो जो अटैक का जो रूट होता है वो तालिबान और अलकायदा के साथ जुड़ा होता है। और उसी के बाद क्या हुआ, अमेरिका वहाँ पर अफ़गानिस्तान में प्रवेश करता है और अलकायदा के खात्मे के लिए और तालिबान के खात्मे के लिए प्रयासरत रहता है। फाइनली तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी बहुत एक तो उनका इतना ज़्यादा खर्च, उसके बाद दूसरी तरफ उनके बहुत ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए धीमे धीमे अमेरिका वहाँ से वापसी कर रहा है। ठीक है, तो वो समझौता हुआ है तालिबान के साथ, और वो समझौते के जितने बिंदु हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अमेरिका का प्रवेश कैसे हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बता भी दी है, वो पूरी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो आपको वैसे मेंस या कहीं आपको उन ऐसे वगैरह में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो सारे पॉइंट हमने डाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से वापसी हुई। हालांकि इस वापसी से भारत के लिए बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हटने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फिर से प्रभुत्व हो जाएगा, क्योंकि तालिबान फिर से हावी हो जाएगा, और जब तालिबान हावी हो जाएगा तो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाएगा, और भारत का जो नॉर्दर्न सेंटर है, पूरा जो मुकुट है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा, और अब तालिबान को एक देश की तरह मान्यता मिल जाएगी। तो भविष्य में ये भी हो सकता है अफ़गानिस्तान 2 टुकड़ों में बट जाए। अब देखिए एक और चीज़ है, हैती के जो प्रधानमंत्री थे जोसेफ जोते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों दे दिया? उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे मर्डर, किडनैपिंग, मतलब अराजकता का माहौल हो गया था। इसी संदर्भ में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, हैती के प्रधानमंत्री ने। तो हैती का जो कैपिटल है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए, जो क्रिकेट में अवार्ड मिलते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासतौर में स्टेट पीसेस में। तो अब आज ये बात करते हैं, तो बेन स्टोक्स, इनको जानते ही होंगे आप, ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं ये, और वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखे होंगे तो इनको तो भूल ही नहीं सकते। तो इनको क्या किया है, इंग्लैंड ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है बेन स्टोक को। ठीक है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है बेथ मुनी, ये हैं बेथ मुनी, इनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। वो इंग्लैंड ने दिया था बेन स्टोक को, इनको विजडन ने दिया एक तरीके से। ठीक है, ICC ने, सॉरी। अब बात करते हैं, विराट कोहली को विजडन अल्मनैक 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। विराट कोहली को विजडन अल्मनैक 2010 के दशक का सबसे बेस्ट क्रिकेटर, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, UPPCS देने वाले ध्यान देंगे कि खेल, और खेल में भी क्रिकेट, वो समझ लीजिए लोक सेवा आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल दिखेगा। IPL, उसके बाद जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं, जितने अवार्ड मिल रहे हैं, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अच्छा, अभी हाल में क्या हुआ है कि अमेरिका
की जो हेल्थ अथॉरिटी है उसने क्या किया, जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी क्रीम वगैरह बनाती है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने भी कोरोना वायरस पर एक वैक्सीन बनाई थी, उस पर अमेरिका ने रोक लगा दी। हालांकि भारत ने नहीं लगाया, भारत में चल रही है, इसकी बात चल रही है, ये भी आएगी भारत में, ठीक है, ट्रायल फेज में चल रही है। अब आइए, IMF ने बताया है कि ओरिजिनल इकोनॉमिक आउटलुक में, जो इनकी एक पत्रिका है, यह बताया कि जो सब सहारन अफ्रीका है उसमें सबसे कम ग्रोथ रेट होगी 2021 में, ठीक है। तो सब सहारन क्षेत्र, तो ये सहारा का क्षेत्र हो गया। तो ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, मतलब आप नॉर्दर्न अफ्रीका का एरिया छोड़ के जितना भी एरिया पड़ रहा है यही सब सहारन क्षेत्र है, ठीक है। तो सब सहारन क्षेत्र में क्या है, सबसे कम ग्रोथ रेट होगी, तो IMF ने बताया। तो IMF के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। IMF क्या है, 1945 में बनाया हुआ संगठन है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, US में है, ठीक। अब इसका काम क्या है, तो देखिए हमेशा होता क्या है कि हर देशों में, जैसे हर देश की सरकार व्यापार भी करती है, तो व्यापार करती है यानी आयात और निर्यात दोनों करती है। तो आयात निर्यात जब करती है तो इस पूरे बैलेंस को हम, आयात निर्यात का जो टोटल नेट निकलता है उसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बहुत ज़्यादा ऋणात्मक हो जाता है तो देशों के क्या है, फॉरेक्स नहीं रहता, उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं रहती, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का अधिकारी होता है IMF। और अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो IMF फिर ऋण देता है, पैसा देता है। अभी देखे होंगे आप लोग, हाल में संकट आ गया था आपके पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं IMF से डिमांड की थी। या भारत को ही देख लीजिए, 90 के दशक में जब भारत की स्थिति बहुत ख़राब होती है तो 92 में IMF ने भी भारत की पूरी मदद की थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इस तरीके के काम करती है। अब पूरी तरीके से क्या करती है, कई तरीके के रिपोर्ट निकालती है। अभी आप देखे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और सारी चीज़ों को। उसके बाद ट्रेड बैरियर को रोकने का भी काम करती है, ट्रेड बाधित ना करें इसका भी काम करती है, ठीक है। तो IMF के बारे में आप थोड़ा सा जान लिए। ये संस्थाएं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब सारी संस्थाएं बनाई गई ताकि वर्ल्ड को इकोनॉमिक रूप में मजबूत किया जा सके और ग्लोबलाइजेशन में जोड़ा जा सके आगे चल के। अब देखिए कोवैक्सीन बड़ा चर्चा में रहती है, तो इसको बनाया कौन है, बायोटेक कंपनी बनाई है, हैदराबाद की कंपनी है। इसने क्या किया है, हैफकिन इंस्टीट्यूट, ये भारत का एक इंस्टीट्यूट है, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार हो गया है। देखिए टेक्नोलॉजी, लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कभी नहीं करते, लेकिन ये क्या है, कोवैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हो गई है, ठीक है। और कौन सी कंपनी की वैक्सीन चल रही है, एक सीरम इंस्टीट्यूट की चल रही है, जिनके अध्यक्ष को अभी Y+ सिक्योरिटी मिली थी, आधार पूना वाला, ठीक है। अब चिली को देखिए, ये कहाँ का देश है, साउथ अमेरिका का देश है, ये इसका कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशरी का काम होता है, मछली का काम होता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सालमन मछली पाई जाती है। वो अभी 4200 टन के करीब मर गई, और ये किसके कारण मरी, एक किलर एल्गी है उसके कारण मरी है। तो कभी कभी इस टाइप के भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक बार आप लोग नज़र से गुजारे रहिए उसको, ठीक है। अब आइए, अब यूरोपियन आयोग, देखिए एक EU है, यूरोपियन यूनियन, उसी का एक आयोग है यूरोपियन आयोग। ये क्या करता है, यूरोप के कुछ देशों का एक समूह है, ठीक है। तो वहाँ विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरा के पूरा आयोग काम करता है। अब उसी में क्या है कि ये आयोग क्या कह रहा है कि वहाँ की इकॉनमी को, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए 2026 तक सालाना 150 बिलियन यूरो जुटाने की योजना बना रहा है। मतलब सभी जो उससे रिलेटेड देश हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, सबको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिस तरीके से वो डिजिटल और ग्रीन इकॉनमी बना सके। ग्रीन इकॉनमी का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण से संवेदनशील इकॉनमी। वहाँ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चले जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और इकॉनमी ग्रोथ भी हो। और डिजिटल इकॉनमी का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बड़े स्तर पर लागू करना, ठीक है। अब आइए दूसरा बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उनको ICC पुरुषों की ODI रैंकिंग में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ। पहले ये कोहली के पास हमेशा रहा है, कभी रोहित शर्मा के पास रहता था, लेकिन इस समय बाबर आजम के पास चला गया है,
ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड सरकार ने एक नया कानून पेश किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूजीलैंड सरकार ने एक नया कानून पेश किया है। इस कानून के तहत क्या है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, खासतौर में बैंक, बीमा कंपनी और निवेश जितनी भी कंपनी हैं, जिनका जो टर्नओवर है वो $1 बिलियन से अधिक है, वो क्या करेंगी कि पर्यावरण असेसमेंट जो जिस चीज़ों का व्यापार कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उसका एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालेंगी और उसको अनिवार्य बना दिया है कि भैया आपके प्रोडक्शन से कितना पर्यावरण पर हानि हो रहा है, उस चीज़ को आप पहले बतलाओ, ठीक है, उस चीज़ का पूरा मूल्यांकन करो। तो ये किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। अब नागालैंड के बारे में समझ लें। नागालैंड में कुछ ग्रुप है, NSCN-R, NSCN-N, NSCN-K या खाओंग। ये क्या है? ये वहाँ के क्या कहते हैं, उस तरीके के ग्रुप हैं जिनको कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, हथियारबंद जो ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ की स्वायत्तता को लेकर मांग कर रहे हैं। तो सरकार के साथ जो सीज़ फायर की डील हुई थी उसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो इसके एग्रीमेंट को 1 साल और सीज़ फायर को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि नागालैंड का इंसर्जेंसी का क्या कारण है। अब देखिए एक योजना आई है अभी रिसेंटली, ई-संता योजना। ई-संता योजना ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? जो फिशरीज़, एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो फिशरीज़ का काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो अपने उत्पादों को रखेंगे, वहाँ से वो बेचने का कार्य कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ई-नाम। ई-नाम ये क्या है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर की मंडी है, ठीक है, किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंडी है। उसी तरीके से ऑनलाइन मंडी की व्यवस्था की गई है ई-संता, ठीक है, एक्वाकल्चर के लिए। एक्वाकल्चर क्या होता है? फिशरीज से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। अभी अगर स्टेट पीसीएस देते हैं तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, पीसी कल्चर, एक्वाकल्चर, इस तरीके का। तो ठीक है, तो एक्वाकल्चर के लिए अब इसको इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACS फार्मर ट्रेन एंड एक्वाकल्चर, इसका पूरा फुल फॉर्म है। थोड़ा सा टफ है, आप बस ई-संता याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है। बाकी आपको इसका महत्व पता चली जाएगा कि इससे क्या होगा कि जोखिम कम होगा। अगर आपको क्या है, मंडी में सही रेट मिल जाता है, ऑनलाइन है, तो जोखिम कम होगा, उनका जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, जो किसान होंगे जो फिशरीज़ का काम करेंगे, ठीक है। और अनुचित जो प्रथाएँ हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा भी मिलेगी। जैसे क्या है, वो जो ट्रेडिशनल मंडी होती है उसमें तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, तरह तरह से शोषण किया जाता है, उन सब चीज़ों से बचाव किया जा सकेगा। और जीडीपी में क्या करेंगे कि फिशरीज़ के रोल को और बढ़ाएंगे, उसका योगदान और बढ़ेगा। अब आइए 13 अप्रैल से विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग एक होता है, वो कौन कौन करता है? तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फाउंडेशन, इसकी थीम क्या थी? #वायरल वर्ड आउटब्रेक आउटलेरीज एंड आउट द कंट्रोल। #वायरल वर्ड आउटब्रेक आउटलेरीज एंड आउट द कंट्रोल। ये आपको आउट जहाँ ज़्यादा दिखेगा समझ लीजिएगा रायसीना डायलॉग का वो थीम है, ठीक है। इसके बारे में PIB में जो पूरा दिया हुआ है, और डिटेल देखना होगा तो आप PIB वाला ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य और पोषण। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा समस्या किसकी है? हेल्थ सेक्टर की है। एक तो हमारे यहाँ खुद हेल्थ सेक्टर में ना ही हमारे पास मैन पावर है, और ना ही हमारे यहाँ के बच्चों में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में, यानी माल न्यूट्रिशन की हमेशा कमी है। इसी के मद्देनज़र एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई गई है। रिपॉजिटरी क्या होती है? एक संग्रह होता है ऑनलाइन, उसमें आपको सारे डेटा मिल जाएंगे, तो रिपॉजिटरी बनाई गई है। इस रिपॉजिटरी का नाम है पोषण ज्ञान, ठीक है। इसको यहाँ पर बतलाया गया है। अब देखिए इक्वाडोर, ये भी साउथ अमेरिका का एक देश है, उसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है?
गोरलर्मो लसो, गोरलर्मो लसो। इनको याद करना बड़ा टफ होता है, लेकिन कम से कम 10-10, 15-15 बार जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो याद हो जाते हैं। और एग्ज़ाम में हमने पहले ही बोला है कि आपको जो फॉरेन कंट्रीज़ के राष्ट्रपति पीएम नियुक्त हो रहे हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेगा। फिर एक है पाकिस्तान के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े, वहाँ के ह्यूमन राइट आइकॉन कहे जाते थे, IA रहमान, उनका निधन हो गया। ये पोएट भी थे, IAN रहमान, ठीक है। एक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र लगा था, कहाँ पर? जापान में। 2011 की सुनामी हुई थी 2011 में, तो इसको बड़ा नुकसान हुआ था। उस समय बड़ा डर था कि भाई अगर नुकसान होता है अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट का तो क्या होगा, रेडिएशन का खतरा पैदा होगा। और साथ ही साथ ये चूँकि समुद्र के बगल में था तो उससे क्या है कि ओशियन रेडिएट हो सकती थी। इसी रेडिएशन के खतरे को देखते हुए बड़ा ही इसको उस समय ध्यान केंद्रित किया हुआ था। तो अभी क्या हुआ है कि अभी 1 मिलियन टन दूषित पानी वही रेडिएशन वाला अभी समुद्र में छोड़ा है, ठीक है। ECI, अभी तो मद्रास हाई कोर्ट ने पूरे कोरोना काल में इलेक्शन कमीशन को ही इस पूरे की पूरी जो चल रही है महामारी के लिए उत्तरदायी माना है, इस खराब स्थिति के लिए। तो ECI के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा। ये हैं सुशील चंद्रा, IIT रुड़की से पढ़े हुए ये थे, ठीक है। और उसके बाद ये IRS रहे हैं, इनको बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। सोनू सूद को पंजाब सरकार ने क्या किया है, कोविड टीकाकरण प्रोग्राम में का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद आपको याद होगा बहुत ज़्यादा जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम चर्चा में था, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प की थी उस समय। उसके बाद आइए, हिदेकी मात्सुमा ने अगास्ता नेशनल गोल्फ क्लब से मास्टर्स का खिताब जीता है। ये जापान के एक प्लेयर हैं, गोल्फ का खिताब जीतने, इस खिताब को जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जापानीज़ है जो इन्होंने जीता है, ठीक है। हितोत्सुकी। अभी उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात आया था, सारोजी, कहाँ पे आया था? यह आया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब ये बताइए कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो कहाँ कहाँ कैसे होता है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, ठीक है। और कहाँ पे होगा? महासागरों में होगा, जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है। जब पवने फिर क्या है, ऊर्ध्वाधर पवने वर्टिकली ऊपर उठती हैं, ठीक है। और निम्न और सबसे कमज़ोर जो एयर प्रेशर बेल्ट बनता है उसके बाद इसका निर्माण होता है। बाकी आपको इसका कंसेप्ट इस वाले पूरे आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, तब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग अप्रैल के जो 4 अप्रैल से पहले का और 15 मार्च तक का कंप्लीट करेंगे। अब धीमे धीमे हम लोग अपने इसी तरीके से हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट पिछले अक्टूबर तक का कवर हो पाए, ठीक है। फिर आगे और देखा जाएगा तो और पहले का भी कराया जाएगा, और जो अभी का छूट रहा है जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी तो फिर मई का भी हो जाएगा। और कुछ सेक्शन बांट लीजिए आप लोग, जैसे हमने कल बताया था आपको साइंस टेक के लिए, और इस तरीके से सेक्शन बांट के फिर उसको करिएगा। वैसे प्रयास ये रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जब मैगज़ीन पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको मैक्सिमम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैगज़ीन में दिखेगा, या कुछ नई बातें भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए।